नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूपी पीसीएस के मेंस के जीएस 6 के इस दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मूलभूत चीजें जानी थी। इकोनॉमी के बारे में कुछ मूलभूत चीजें जानी थी कि इकोनॉमी में जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और इस तरह की अवधारणाओं का क्या महत्व है। वहां पर इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा गया: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां शामिल की जाती हैं। उसी के तहत हम अपने इस दूसरे लेक्चर में उत्तर प्रदेश के संबंध में उत्तर प्रदेश की कृषि और कृषि से संबंधित भौगोलिक परिस्थितियों, उसका भौगोलिक परिदृश्य क्या है कृषि का, उनको देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अगले लेक्चर में यानी तीसरे लेक्चर में कृषि का जो अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है कृषि की उत्तर प्रदेश की, उसको देखेंगे। शुरुआत में इसका हम भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ किन किन फसलों का उत्पादन होता है, किन क्षेत्रों में ज्यादातर उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम इसका उत्पादन डेटा क्या है, भारत में इसका कितना भाग है, या कहें तो भारत के उत्पादन में इसका कितना भारांश है, अन्य क्षेत्रों से या अन्य राज्यों से इसकी तुलना करेंगे। योजनाएं क्या क्या हैं, नीतियां क्या क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इस तरह से हमारा कृषि के संबंध में समग्र अध्ययन पूरा होगा। इसे टॉपिक में भी, सिलेबस में भी 3-4 पॉइंटों में रखा गया है, तो हम इसको समेकित करके अध्ययन कर रहे हैं, उन पॉइंट वाइज नहीं कर रहे हैं। इस पॉइंट में रखा गया है कृषि का व्यवसायीकरण है, कृषि की नीतियां हैं, कृषि की विविधता है। इस तरह से तो हम अपने इस 2 या 3 लेक्चर में पूरा इंटीग्रेटेड रूप में, समेकित रूप में इसका अध्ययन करेंगे। यदि अगर हम उत्तर प्रदेश के विस्तार को देखें तो यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से तो प्रथम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। इससे पूर्व प्रथम स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और इसके बाद चौथे स्थान पर तो यही है उत्तर प्रदेश। पांचवें स्थान पर आपका गुजरात है। ये टॉप 5 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के राज्य हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 24928 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। यह देश के क्षेत्रफल का 7.3% है। 7.3%। इसकी जो कृषि योग्य भूमि है लगभग 25,304 हेक्टेयर की है, और देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% उत्तर प्रदेश में शामिल है। यह देखने वाली बात है कि जितना क्षेत्रफल है उससे ज्यादा देश की कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश में देश की प्रमुख रूप से खेती का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में समाहित होता है। यदि हम उत्तर प्रदेश के इकोलॉजिकल डिवीजन को देखें, पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में अगर बांटें, तो इसमें 4 तरह के पारिस्थितिकीय क्षेत्र दिखाई देंगे आपको। एक तराई का क्षेत्र होगा, दूसरे को हम भाभर नाम देते हैं, तीसरा एक गंगा का मैदान, और चौथा बिंद का क्षेत्र। अगर तराई का क्षेत्र देखेंगे, अगर सामान्य उत्तर प्रदेश का एक मैप ड्रॉ करें इस तरह से, सामान्यतः कुछ आएगा। ये हिमालय की श्रृंखला है, इधर ये विंध्य रेंज है, इधर से आपकी अरावली का श्रृंखला है, अरावली श्रेणी है। इस तरह से डिवीजन होता है इसका। इधर बिहार का एरिया है,
इधर एमपी है, राजस्थान, इस तरह से इधर हरियाणा है, इधर उत्तराखंड और इधर नेपाल। इस एरिया में अगर तराई का रीजन देखेंगे तो जो शिवालिक, ये हिमालय की जो सबसे निचली श्रृंखला है, इसको शिवालिक नाम दिया गया है। ये शिवालिक श्रृंखला के जो नीचे का क्षेत्र है, इसको तराई का क्षेत्र, पहाड़ से नीचे का क्षेत्र। जो भाबर का क्षेत्र है, ये भी यही इसी के आसपास का ही क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र। गंगा का मैदान, उसके बाद ये पूरा गंगा का मैदान है, गंगा और यमुना दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये यमुना है, ये प्रयागराज में यहाँ से मिल जाती है गंगा में, और गंगा, तो ये जो मैदान है पूरा सफेद कलर में, ये गंगा का मैदान। उसके बाद बिंद क्षेत्र, चौथा जो बिंद क्षेत्र है, यमुना के दक्षिणी भाग। वैसे तो इधर बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा, चित्रकूट तक आता है, और सोनभद्र मिर्जापुर में ये इलाका बिंद क्षेत्र का है। तो यमुना का जो दक्षिणी इलाका है, उसे सामान्यतः बिंद क्षेत्र का क्षेत्र माना जाता है। अगर एक बार देखें तो ग्रीन वाला तराई, भाबर, उसके बाद गंगा का मैदान, और उसके बाद बिंद क्षेत्र, ये मूलतः डिवीजन है। तराई क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये घने जंगलों के लिए जाना जाता है। जो गंगा का मैदान है, वो जलोढ़ उपजाऊ मृदा, जलोढ़ उपजाऊ मृदा यहाँ पे होती है, समृद्ध कृषि भूमि और घनी आबादी है यहाँ पे। विंध्य क्षेत्र है, ये खनिज के लिए है फेमस, खनिज के लिए फेमस। यहाँ भी थोड़े बहुत जंगल हैं, और पहाड़ी ढलान यहाँ देखने को मिलेंगे, पठारी क्षेत्र है, हल्का हल्का पहाड़ देखने को मिलेंगे। बहावर है, ये भी शिवालिक की तलहटी का क्षेत्र है, तो यहाँ भी जो है घने जंगल मिलेंगे। इस तरह से पारिस्थितिकीय डिवीजन है उत्तर प्रदेश का, चार पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, और वो इस तरह से है। अब यदि उत्तर प्रदेश के मृदा समूहों की बात करें, कितने प्रकार के मृदा समूह उत्तर प्रदेश में सामान्यतः देखे जाते हैं, तो उसको 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला भाबर, दूसरा तराई, एक बिंद क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अरावली का रीजन, और जलोढ़ मृदा। इसमें से अब एक एक करके देखते हैं। तराई और भाबर का रीजन, ये जो हिमालय से नीचे वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र तराई और भाबर का क्षेत्र। यहाँ पर ककरीली मिट्टी पाई जाएगी, और हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, इन क्षेत्रों से ही निकलती हैं, तो बहुत सारी नदियां रहेंगी। यहाँ पर घने जंगल होंगे। इस तरह यहाँ का डिवीजन है। यदि अगर विंध्य क्षेत्र को देखें, तो विंध्य क्षेत्र का इलाका जो है कुछ ऐसा, इधर से आगे अरावली है, ये अरावली तक विंध्य क्षेत्र का इलाका जाता है। इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
जो विंध्य क्षेत्र में पड़ेंगे। उसी का एक भाग बुंदेलखंड का पठार है, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। ये भाग जो यमुना के दक्षिण का भाग है, यमुना ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो यमुना के दक्षिण का भाग बुंदेलखंड, ये भाग विंध्य, ये भाग अरावली रीजन है। इसमें आगरा, मथुरा और ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ का कुछ भाग, ये रीजन जो है अरावली क्षेत्र है। उसके बाद आपका बचता है मध्य का मैदान। ये जलोढ़ मृदा गंगा का मैदान है। इसमें गंगा और गंगा की सहायक नदियां यहाँ पर हैं, तो इसे हम गंगा का मैदान के सामान्यतः इसकी मृदा समूह देखें तो जलोढ़ मृदा है, जो गंगा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मृदा समूह विभाजित होता है। अब यदि उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें, यहाँ की जलवायु कैसी है और खेती के लिए कितना अनुकूल है, तो यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यह खेती के अनुकूल है। यहाँ की वर्षा अगर देखें तो यहाँ पर एवरेज रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर या 1000 से 1500 मिलीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर के करीब एवरेज रेनफॉल यहाँ पे होता है। ज्यादातर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो ज्यादातर जून से सितंबर के मध्य देखने को यहाँ पर मिलेगी। इस तरह से यहाँ की जलवायु है। कृषि यहाँ की मूल अर्थव्यवस्था का स्रोत। जीडीपी में भले ही उसका अंश लगभग 25 से 26% हो, लेकिन राज्य की जो जनसंख्या है उसका लगभग 60% कृषि क्षेत्र में ही रोजगार करता है, कार्य करता है। इसलिए कृषि यहाँ का महत्वपूर्ण भाग है इसकी अर्थव्यवस्था का। अब कृषि से संबंधित अगर यहाँ की प्रमुख फसलें और उत्पादन को एक सरसरी तौर पर देखें, क्योंकि यहाँ पर सतत वाहिनी नदियां पाई जाती हैं, हिमालय की सतत वाहिनी नदियां के पाए जाने के कारण यहाँ पर सिंचाई की उतनी समस्या नहीं है, जल की उतनी समस्या नहीं है। और सिंचाई वाली फसलें जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है, ये यहाँ पर काफी मात्रा में उत्पादित होता है। इस क्षेत्र में गंगा यमुना का जो जलोढ़ मैदान है वो काफी उपजाऊ मृदा है, उसका लाभ मिलता है यहाँ की खेती को। अगर आंकड़ों को देखें तो राज्य देश का लगभग 21% खाद्यान्न, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, प्रथम नंबर पर है, 10.8% फल और लगभग 15.4% सब्जियां उत्पादित करता है। यह इसका कृषिगत उत्पादन है। आगे हम इसको अन्य राज्यों से तुलना करके देखेंगे अगले लेक्चर्स में, वहां पर इसका विस्तृत विवरण देखेंगे उसके उत्पादन का, इसके उत्पादन पैटर्न का। यहाँ पर यह सरसरी तौर पर देख रहे हैं। महत्वपूर्ण डिवीजन है कृषि जलवायु क्षेत्रों। तो उत्तर प्रदेश को
9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। 9 में से एक तराई क्षेत्र है आपका, एक पश्चिमी मैदान। इसी तरह हम नवों को देखते हैं। तो अगर हम पहला शुरुआत करें, अगर हम तराई क्षेत्र को देखें तो उसमें आपका सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। इसका डिवीजन लगभग लगभग ये होता है, ये तराई क्षेत्र का है। यहाँ की प्रमुख फसलों में चावल, गन्ना और बागवानी की फसलें यहाँ की प्रमुख फसलें। उसके बाद पश्चिमी मैदान देखें तो इसमें भी सहारनपुर का कुछ क्षेत्र, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर है, ये क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। यहाँ की अगर प्रमुख फसलें देखें तो गन्ना और गेहूं, ये पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसलें हैं। अब यदि मध्य पश्चिमी मैदान को देखें, जो कि इसका तीसरा डिवीजन है, मध्य पश्चिमी मैदान में आपका अमरोहा, संभल, मुरादाबाद का कुछ क्षेत्र, बदायूं, बरेली का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, शाहजहांपुर और सीतापुर, ये क्षेत्र मध्य पश्चिमी मैदान का क्षेत्र है। यहाँ पर भी गन्ना, चावल और गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। फसलों को देखेंगे तो ओवरलैप करती हैं। अब तो लगभग हर क्षेत्र में चावल भी होता है, लेकिन इसका डिवीजन इसलिए दिया गया है, पहले होता था बिना सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं में भी जो खेती हो जाती थी, उस तरह से डिवीजन दिया गया है। जैसे कि आप बुंदेलखंड क्षेत्र में देखेंगे, चावल अब वहां भी कुछ लोग खेती करते हैं, वहां भी चावल की खेती होने लगी है, लेकिन यहाँ की खेती में मुख्यतः ज्वार, बाजरा आदि आएगा। तो इसलिए जो फसलों का डिवीजन देखते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो फसलें नहीं होती हैं, लेकिन इस क्षेत्र की वो मुख्य फसलें जो है काउंट की जाती हैं, उन्हीं का यहाँ नाम दिया गया है। यदि दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क भाग को देखें, यह अरावली से सटा इलाका है, थोड़ा शुष्क क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे आपको मथुरा दिखेगा, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज, ये जिले आपको दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क भाग के प्रमुख जिले हैं। यहाँ के भी प्रमुख फसल देखेंगे तो गेहूं, चना, ज्वार और तिलहन। जैसे शुष्क भाग की ओर बढ़ेंगे आपको तो वहां पे ज्वार, चना, तिलहन, ये फसलें दिखेंगी। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है, वहां पर आपको चावल और गन्ना की खेती। अब यदि पांचवें कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो ये आपका मध्य का क्षेत्र आता है, इसे मध्य मैदान कहते हैं। इसमें आपका इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये मोस्टली ये जिले आते हैं। अगर इस क्षेत्र की खेती को देखेंगे तो यहाँ पे गेहूं, गन्ना और चावल, ये प्रमुख फसलें हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपलब्धता है वहां पे आपको चावल, गन्ना जरूर देखने को मिलेगा, पानी की अच्छी उपलब्धता के कारण।
और जिन क्षेत्रों में नहीं, जैसा कि अभी हम बुंदेलखंड क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसलों की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की उपलब्धता कम है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब यदि सातवें कृषि जलवायु क्षेत्र को देखें, जिसे हम उत्तर पूर्वी मैदान कहते हैं, इसमें आपका बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और गोंडा, ये जिले शामिल किए जाते हैं। ये इलाका उत्तर पूर्वी मैदान कहलाता है। यहाँ भी सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ भी आप फसलें देखेंगे तो चावल, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अब पूर्वी मैदान की बात करें, जिसमें बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही या इसको संत रविदास नगर भी कहते हैं, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये जिले जो है, यहाँ से ये जिले, ये पूर्वी मैदान कहलाता है। यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियों का ये प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी सिंचाई की या जल की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर भी गेहूं और चावल खेती देखने को मिलेगी। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो दो जिले, मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र, ये दो जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे भी नहरों की सुविधाएं अच्छी होने के कारण चावल की खेती होती है। कुछ भाग इसका पठारी है, लेकिन कुछ भाग इसका अच्छी खेती लायक भाग है, इसलिए यहाँ पर भी चावल की खेती होती है। अब कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ फसल प्रणालियां देख लेते हैं। सामान्यतः लोग किस तरह से खेती करते हैं, ये कुछ उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल प्रणालियां हैं, जो उन क्षेत्रों की विभिन्न जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित की गई हैं। जैसे एक एकीकृत कृषि प्रणाली देखते हैं, इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सबको इस तरीके से किया जाता है कि सब एक इंटीग्रेटेड चैनल में हो, एक दूसरे का सहयोगी हो सब। जैसे कृषि के अवशेषों का यूज करेंगे पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन से जो खाद निकलेगी आप उसको कृषि में यूज करेंगे, पशुपालन से जो खाद निकलेगी उसे कृषि में यूज करते हैं। इस तरह से पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इसे हम एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। अगर विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली को देखें तो उसमें भिन्न भिन्न फसलें हैं, खेती की जाती है। यह मोस्टली पूर्वी यूपी में प्रचलित है क्योंकि जोतों का आकार कम है, छोटा होने के कारण सामान्यतः किसान चाहता है कि वो खाद्यान्न भी उत्पादित कर ले, सब्जी भी कर ले, फल वल भी लगा ले, ताकि उसके परिवार की जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। इसलिए वो विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली को अपनाता है। ये सामान्यतः पूर्वी यूपी में प्रचलित दिखेगी। और जो एकीकृत कृषि प्रणाली है, यह उत्पादन और आय के दृष्टिकोण से है, इसका सामान्य प्रचलन पश्चिमी यूपी में दिखेगा। वहीं यदि विशेषीकृत कृषि प्रणाली की बात करें तो ये किसी एक फसल को लेके होती है। जैसे गन्ने की खेती है, आपने उसको इंटेंसिफाई करके विशेष रूप से आप गन्ने की खेती करेंगे,
या डेयरी फार्मिंग है, विशेष रूप से आप डेयरी ही चला रहे हैं, उसे हम विशेषीकृत कृषि प्रणाली में रखते हैं। जैसे मथुरा का जो क्षेत्र है वहां पे डेयरी का उद्योग विशेष रूप से दिखेगा, और गन्ने की खेती पश्चिमी यूपी के लिए, इसे हम विशेषीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। अंतः फसली कृषि की बात करें तो इसमें मुख्य फसल के साथ दूसरी फसलें भी बोई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अरहर के साथ तिल को बो देना, या अरहर के साथ मूंग को बो देना। एक मुख्य फसल है, दूसरी कुछ समय वाली फसल है। जब तक अरहर बड़ी होके इसका समय आएगा उससे पहले तिल पक कर काट लिया जाएगा। चना के साथ सरसों या अलसी, गेहूं के साथ सरसों आदमी बोता है। ये अंतः फसली कृषि का एक प्रारूप है। उसी तरह अगर मिश्रित कृषि की बात करें तो आप खेती तो कर ही रहे हैं, पशुपालन अगर कर रहे हैं या मत्स्य पालन, खेती के साथ साथ और कुछ काम कर रहे हैं, तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। वहीं बागवानी कृषि की बात करें, हॉर्टिकल्चर, इसमें फल, सब्जियां, फूल, इन सब की खेती की जाती है। इसमें सामान्यतः खाद्यान्न को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे आम के लिए मलिहाबाद का क्षेत्र, आंवला के लिए प्रतापगढ़ का क्षेत्र फेमस है। ये बागवानी कृषि का एक प्रकार है। वहीं अगर गहन कृषि की बात करें, इंटेंस एग्रीकल्चर, ये हाई इनपुट एग्रीकल्चर है। मतलब अच्छी खासी लागत लगती है इसमें, और इसमें ही ज्यादातर प्रायोरिटी किसी एक फसल को देते हैं की लागत लगाएंगे, एक फसल को प्रायोरिटी देंगे ताकि लाभ अधिक हो। ये लाभ को केंद्र में रखकर होती है। पश्चिमी यूपी में विशेषकर ये देखने को मिलती है। वहीं अगर जैविक कृषि की बात करें, इसमें रासायनिक खाद को और कीटनाशकों को उपयोग में नहीं लेकर इसमें कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद जैसे ढैंचा है, सनई है, इनका उपयोग किया जाता है। सब इसलिए है ताकि जमीन की उत्पादकता बरकरार रहे। ये कितना कारगर है इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। आजकल इसका चलन खूब बढ़ा है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों वाली खेती को डाउन किया जाए, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ पर बैड इफेक्ट डाल रही है, स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इसलिए आजकल ज्यादा जोर जैविक कृषि पे पड़ा है, और ये खासकर यूरोपियन कंट्री या डेवलप कंट्रीज इस पे ज्यादा जोर दे रही हैं। भारत में भी इससे संबंधित योजनाएं चल रही हैं, भारत को भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें लागत तो कम है, लेकिन इसकी उत्पादकता भी अभी इतनी सिद्ध नहीं है। शुरुआत के वर्षों में तो उत्पादकता जनरली कम होती ही है, पर अभी बहुत निश्चित नहीं है कि यह रासायनिक खेती को या रासायनिक खादों को पूर्णतः इलिमिनेट कर देगा, पूरी तरह इलिमिनेट कर देगा, या जरूरी नहीं है। या अभी शुरुआती प्रयास है इस क्षेत्र में। इनका आगे भविष्य क्या है देखने वाली बात। इनमें निवेश अच्छा बढ़ेगा भविष्य में, ये बात तो सही है, लेकिन यह ज्यादा कारगर या ज्यादा लाभकारी विकसित देशों के लिए ही है, क्योंकि उनके पास अच्छा निवेश करने को पैसा है। वो उत्पादकता को उतना ध्यान नहीं देंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। जबकि जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित हैं,
वो शायद इसमें अभी इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। श्रीलंका एक इसका एग्जाम्पल है कि श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक जैविक खेती को अपनाया और उतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाया, और उसमें इकोनॉमिक जो आर्थिक संकट वहां पे है आ गया। उसका एक प्रमुख कारण जैविक कृषि भी माना जा रहा है। इसलिए जैविक कृषि आगे देखने वाला एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। अब यदि हम बात करें कृषि जोतों की और उसकी स्थितियां क्या है और उनके सुधार के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जोतों की स्थिति अगर देखेंगे तो पश्चिमी यूपी में बड़ी जोतें हैं, जबकि ईस्ट में छोटी जोतें हैं। कृषि जोतों के आकार को लेकर चार तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। छोटी जोतें जो 1 हेक्टेयर से कम है, और सीमांत जोत जो 1 से 2 हेक्टेयर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्य की कुल कृषि जोतों का 44% छोटी जोत है और 47% सीमांत जोत है। यानी छोटी जोतें प्लस सीमांत, इनको अगर मिला दें तो ये डाटा 44 और 47 लगभग 92% का होता है। 92% जोतें उत्तर प्रदेश की छोटी और सीमांत की कैटेगरी में आती हैं, यानी बिलो 2 हेक्टेयर। तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर कितनी छोटी छोटी जोतें हैं। जोत का मतलब ये है कि एक किसान कितने एरिया में खेती कर रहा है, या एक किसान परिवार कितने क्षेत्र में खेती कर रहा है, उसे हम एक जोत नाम दे देते हैं। अगर कुल कृषि भूमि का इसका परसेंटेज देखेंगे दोनों का, तो छोटी जोतों का परसेंटेज है 15 और सीमांत जोतों का परसेंटेज है 35। तो 15-35 ये लगभग 50 से 51%, यानी कि 51% क्षेत्र पर लगभग 92% किसान खेती कर रहा है। या एक जोतों की असमानता उनके आकार के आधार पर एक समस्या को यह दिखाता है। वही मध्यम जोत की अगर बात करें 2 से 4 हेक्टेयर जिनका है, वो मात्र 6.5% किसानों के पास है। और जो बड़ी जोत है जो 4 हेक्टेयर से अधिक की है, वो मात्र 1.5%। इसलिए यहाँ किसानों की जो बदहाल स्थिति है वह यहाँ की जोत के आकार से, यहाँ जितना होल्डिंग में है उनके, जितनी होल्डिंग में उनकी जमीन है, उसके आकार से स्पष्ट दृष्टिगत होता है। बड़ी जोतें न होने के कारण, बड़े खेत न होने के कारण वह केवल गुजर बसर के लिए ही खेती कर पाते हैं। अगर बड़ी जोत और सीमांत जोत, बड़ी जोत और मध्यम जोत को प्लस मध्यम जोत को जोड़ें, यह कुल 8% होता है। 8% किसानों के पास 26% और 22%। मध्यम जोत 22.6% और यह 26%। यह कुल मिलाकर 49%, यानी कि 8% किसानों के पास 49% जमीन और 51% किसानों के पास, माफ कीजिएगा, 92% किसानों के पास 51%। यह जोतों के असमान वितरण को दर्शाता है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी लाई, हदबंदी, चकबंदी जैसी योजनाएं रही। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। तो इस तरह से अगर समस्या देखें
तो एक तो भूमि विभाजन की समस्या है। ये जो जोते हैं, जितनी बार विभाजन होता जा रहा है, हर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में इनका आकार छोटा होता जा रहा है। संसाधन सीमित है, क्योंकि एक तो पहले से ही आकार छोटा है जोत का, तो उन पर इतना आमदनी नहीं हो पाती कि वो अपने संसाधन बढ़ा सकें। दूसरी, सिंचाई की कमियां भी हैं। अगर खुद का निजी प्रयास से अगर सिंचाई करनी है, तो आपके पास इतना संसाधन नहीं है कि आप सिंचाई पर खर्च कर दें। और डेवलपिंग नेशन होने की वजह से सरकार भी इतने संसाधन पूर्ण नहीं है कि वह सिंचाई के संसाधनों को बहुत ज्यादा बेहतर कर पाई हो अभी तक। इसलिए सिंचाई की कमी भी है। अगर इनका उपाय देखेंगे, तो इनका उपाय एक हो सकता है संगठन में खेती करना। संगठन और समूह बनाकर खेती की जाए। एक उपाय है तकनीकी उन्नयन की जाए, क्योंकि जोतों का आकार छोटा है, तो तकनीकी उन्नयन करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। या उन फसलों का उत्पादन किया जाए जो महंगी हो। अब इस मामले में इजराइल का एग्जाम्पल बहुत सुटेबल है, जो कम जमीन में, कम भूमि में बहुत गहन कृषि करके अच्छा खासा उत्पादन करता है। दूसरी क्या है कि सरकारी योजनाएं इस संबंध में लाई जाए, ताकि किसानों की मदद हो सके। तो हमने ये उत्तर प्रदेश के संबंध में इसके मूलभूत बातें देखी हैं। अगले लेक्चर में हम कृषिगत उत्पादन देखेंगे और उससे संबंधित योजनाएं देखेंगे, क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेनली इसी टॉपिक से आएंगे। वो तो आपको परिचयात्मक रूप में या इंट्रो में लिखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, मृदा समूह कितने हैं, कहाँ पे किस तरह की खेती होती है, जोतों का आकार क्या है। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा वो इन्हीं से होगा कि कृषिगत उत्पादन कितना है किस फसल में, किस तरह से है, और योजनाएं किस तरह से हैं। समस्याएं क्या है, समस्याओं के लिए योजनाएं क्या है, वो यहाँ से होगा। अगले लेक्चर में हम इसको ही कवर करेंगे। तो यहाँ यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।